पाकिस्तान दुश्मन और अमन दुश्मन अनासर अपना खेल रचा चुके हैं। बलूचिस्तान में बदअमनी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ अवाम भी दहशत गर्दों का निशाना बन रहे हैं। बलूचिस्तान में हज़ारा बिरादरी के 11 कारकुनों की शहादत के बाद पूरी कौम सोगवार है। जनाजे उठाने वाले कंधे शल हो चुके हैं, कब्रिस्तान भरते जा रहे हैं और घर खाली होने लगे हैं। किसी का भाई मार दिया गया, किसी का सुहाग उजाड़ दिया गया, किसी खानदान का वाहिद कफील दहशतगर्दी का निशाना बना, किसी को उम्र भर की यतीमी मिली। कुछ खानदान तो ऐसे भी हैं जहां जनाजा उठाने वाला कोई मर्द था। इस बार तो सफाक दहशतगर्दों ने बर्बरियत की हर हद पार कर दी। मच में कारकुनों की आंखों पर पट्टियां बांधकर, फिर हाथ पांव बांधकर, फिर फायर खोल दिया और खूनरेजी से जीना भरा तो मकतूलीन को ज़िबा भी किया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम दौलत इस्लामिया ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दूसरी जानिब हुक्मरानों ने वही किया है जो इस तरह के वाक़े के बाद हुक्मरान हमेशा करते हैं। उन्होंने वाक़े की मजम्मत की, कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार किया और फिर नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली और ऐलान किया कि वाक़े में मुलव्विस अनासर को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके पीछे जो एक माइंड सेट है वो यकीनन ये है कि इसको फिरकावाराना रंग दिया जाए। मैं वाज़े मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ उन लोगों को जो इसके मास्टर माइंड है, जो इसके पीछे हैं, जो इस साजिश में मुलव्विस हैं, वो कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। 11 कारकुनों के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्जिमों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हज़ारा बिरादरी अब लाशें उठाते उठाते थक चुकी है। वो चाहती है कि नामालूम मुल्जिमों का खोज लगाकर इन्हें सजा भी दी जाए। इसी वजह से हज़ारा बिरादरी ने कोयटा के मगरबी बाईपास पर एहतजाजी धरना दिया और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि कातिलों को गिरफ्तार करे वरना मुस्ताफी हो। गम है और बेपनाह गम है। हज़ारा बिरादरी सोग में डूबी है, खौफ का शिकार है। सवाल कर रही है कि इसके हजारों अफराद को शहीद तो कर दिया गया, कातिल एक भी नहीं पकड़ा गया। सब गम में डूबे हुए। हमें सिर्फ हुकूमत से इंसाफ चाहिए। हम न हुकूमत के खिलाफ है, न किसी पार्टी के खिलाफ है, न अपनी नुमाइंदों के खिलाफ है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दे। 2500 बंदे हम लोगों का मारा है, 8000 जख्मी है, जो हमारे बेटा भी है। तो आज तक 2.5 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए। मजहबी तबके की जानिब से भी हज़ारा बिरादरी पर हमले की शदीद मजम्मत सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने इसे फ़िरका वाराना तसादुम कराने की साजिश करा। ये अमल जो हुआ है वो काबिल मुजम्मत अमल है। मुजरिमीन इंशाअल्लाह कैफरे किरदार को पहुंचेंगे और अपनी हज़ारा बरादरी के भाइयों के साथ हैं, उनके साथ इजहारे हमदर्दी भी करते हैं। ये हमारा गम है। ये पाकिस्तानी कत्ल हुए हैं, ये इस वतन के बच्चे कत्ल हुए हैं। वाकई की जिम्मेदारी दौलत इस्लामिया ने कबूल की, लेकिन हुकूमत की जानिब से भारतीय साजिश की निशानदही भी की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है और हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए ऐसे वाक़यात करवा। क्या बताओ वो कुव्वतें जो इन मासूमों को शहीद कर रही है, क्या वो पाकिस्तान की दोस्त हैं? पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। हमें उन कुव्वतों को पहचानना है, हम उनको बेनकाब करेंगे। इस वक्त नाज़रीन कोयटा में हज़ारा बिरादरी के एहतजाज पर बात करेंगे। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे नूरुल आरफीन। जी नूरुल आरफीन, बताइएगा मुतालबा क्या है इनका, कब तक वो वहाँ पर बैठे रहेंगे? जी सानिया, मच के खिलाफ मगरबी बाईपास पर मुजाहिदीन का धरना ताहाल जारी है। शदीद सर्दी के बावजूद 30 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिरा हुआ है और -8 है। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे बैठे हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इतनी सर्दी में वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमीदा फ़िदा है और मैं आप दोस्तों की तवज्जो से बताना चाहूँगी कि मच का जो ये दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ जो कि इज्तिमाई कत्ल गारत तो बहुत देखें, इज्तिमाई धमाके हुए और उसमें हमने सैकड़ों के हिसाब से मैयतें उठाई, लाशें उठाई, गोश्त के लोथड़े हमने उठाए और साबित जिस्म हमने किसी का नहीं देखा। लेकिन कल परसों वाला जो वाक़या मच में रूनुमा हुआ है, ये रात 11 से 12 के दरमियान, लेकिन हुकूमत की गफलत आप देखें, इस रियासत मदीना की आप ये गफलत और इनकी जो है आप ये देखें कि वो रात 10 से 11 या 12 के दरमियान
यहाँ जो वाकया रूनुमा होता है तो सुबह 7 या 8 बजे इनकी खबर चलती है जी मच में कोयला कानकुन मजदूरों को बागियों ने अगवा करके और उनको जो है किसी और मकाम पे मुंतकिल करके और उन्हें गोलियों से चन्नी कर दी गई है। तो आप लोग कितनी सर्दी है, -8-9 चल रहा है, आप लोग कितनी सर्दी में बैठे हुए हैं? देखें कि जब हमारे शहीदों की जो अभी तक मैयतें हम जमीन पे रख के हम बैठे हुए खामोश खरगोश के कान में सोए हुए जो हमारे बलूचिस्तान असम्बली के जो हमारे जिम्मेदारान और मिनिस्ट्रान साहिबान जो बैठे हुए हैं, जाम कमाल साहब जो बैठे हुए हैं, अगर उनको ये ज़ेब दे देता है तो मैं समझती हूँ हमें मौसम की सर्दी या गर्मी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कि जब हम एक घर से 5 जवान की लाश निकाल सकते हैं, दे सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, तो मैं समझती हूँ मौसम के हाल से इससे कोई फ़र्क नहीं। एक और खातून मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनके बुनियादी मुतालबात क्या हैं और अब तक किसी हुकूमती शख्सियत ने उनसे रब्ता किया है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बसीरा है। यहाँ पे हुकूमती शख्सियत आ रही है लेकिन सिर्फ बातें करके फिर चले जाते हैं। इससे तो हमारा कोई दर्द हल नहीं होगा ना, तो हमारा कोई मसला भी हल नहीं होगा। हमें अमन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हमें जिंदगी, हमें जीने का हक इसी मुल्क में चाहिए। जाम कमाल खान साहब आप आके 5 मिनट सिर्फ इस सर्दी में बैठो, सिर्फ 5 मिनट। हम यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, हम यहाँ पे शौक से नहीं है ये बैठे हुए, हम यहाँ पे अपनी दर्द को लेकर यहाँ पे आके बैठे हुए। हम हमारे घर से शहीद हैं, हम शहीद, हमारी भाई, हमारी बाप सब शहीद हुए हैं, तो हम यहाँ पे आके बैठे कि कोई शख्सियत, इमरान खान, जमाल खान, वो सब यहाँ पे आके हमें ये सिक्योरिटी दे, हमें ये मतलब श्योरिटी दे कि हम इसके बाद हमारी भाई नहीं मरेंगे, हमारी बाप ज़िबा नहीं होंगे, हमारी भाई ज़िबा नहीं होंगे। हमें इंसानियत के तौर पर इस मुल्क में जीने का हक है या नहीं है? हमें यहाँ पे मौजूद तमाम मुजाहिरीन का एक ही बात का कहना है कि अगर जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर ली जाते वो धरना खत्म नहीं किया जाएगा, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बलूचिस्तान में हज़ारा बरादरी पर जुल्म बहुत अफसोसनाक है, तशवीशनाक है, लेकिन इससे भी परेशान कुन ये हकीकत है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। बलूचिस्तान में हज़ारा बिरादरी को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने 2018 में जो रिपोर्ट जारी की, इसके मुताबिक 5 साल में हज़ारा बिरादरी के 509 अफराद को कत्ल किया गया। सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से वायलेशंस हो रही हैं और कई हज़ारों को मतलब टारगेट किलिंग, फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट, कितनी जानें गई हैं, कितने बेसहारा रह गए और पुरसाने हाल नहीं। जब भी कोई सानेहा होता है हज़ारा बिरादरी के अरकान धरना देते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर हुक्मरान उनके पास आते हैं, इन्हें यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं और किसी अगले सानेहे तक मामला सर्द खाने में डाल दिया जाता है। अप्रैल 2019 में भी ऐसा हो चुका है। कोयटा सब्जी मंडी धमाके के बाद धरना दिया गया तो उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने यकीन दहानी कराई थी कि रियासत के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुआ आपके साथ, अब हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन हमारी नीयत, अल्लाह कहते जैसी तुम्हारी नीयत वैसे फैसले होंगे, जैसे तुम गुमान करोगे वैसी अल्लाह की तरफ से फैसले आएंगे। मुझे अपनी औलाद की कसम है, मैंने जान अल्लाह को देनी है, हम आपके इस दर में बराबर की शरीक हैं और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रियासत ऑल आउट जाएगी। फिर मई 2018 में भी हज़ारा बिरादरी ने टारगेट किलिंग के खिलाफ कोयटा में धरना दिया था। तब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अमायदीन से मुलाकात करके धरना खत्म कराया था। 2013 में दहशतगर्दी के नतीजे में हज़ारा बिरादरी की शहादतों के बाद एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगाया था और इख्तियार अपने वज़ीर आला से लेकर गवर्नर को सौंपा। इसके बाद हालात में कुछ बेहतरी नजर आई जब बलूचिस्तान अलहदगी पसंद तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले फरारियों ने हले। जितने भी हमारे नौजवान जो भटके हुए हैं, पहाड़ों पे गए हुए हैं, वो आ जाएं, हम उनको वेलकम करेंगे। तंजीम लश्कर बलूचिस्तान में मेरा ताल्लुक था, अभी मैं सरेंडर होकर पहाड़ से उतरा। हमने 15 साल ये BLA के कमांडर रहा, फिर अभी आकर सरेंडर हो गया, पाकिस्तान के शहरी बन गए। लेकिन अब फिर अमन व अमान की सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। बात करेंगे हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी से। और नाज़रीन, धरने में शामिल हैं खातून हकीमा महबूब साहिबा, उनसे भी बात करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हकीमा साहिबा, ताज़ियत भी आपसे कि आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी आप हमसे बात करने के लिए राजी हुई। मुझे ये बताइएगा, अब आपका इस वक्त फिलफौर मुतालबा क्या है हुकूमत से, और क्या हुकूमत आपसे राब्ते में है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा मुतालिबा ये। वालेकुम अस्सलाम। ये कब तक ये चलेगा? ये मेरे औलादे सब 11 बेटा सब लाग हो गया इधर, कब तक ऐसा
चलेगा? कब तक? कुछ भी नहीं किया हुकूमत ने, हमारे साथ कुछ भी इंसाफ नहीं किया है। अभी आपका मुतालबा माँ जी क्या है कि आप अभी क्या चाहते हैं, फिलफौर क्या चाहती हैं? बस ये मुतालबा चाहिए, कब तक हमारे साथ एक ऐसा कतलाना काम करेगा? कब तक? बस मेरा मुतालबा ये क्या करारी रहे और हमारे साथ ये बच्चों को ना मारे। कब तक ऐसा करेगा? और आप कब तक यहाँ बैठी रहेंगे? ये जो आप फिलहाल इस वक्त वहाँ पे एहतजाज चल रहा है, मुज़ाहिरा चल रहा है, सुबह से इधर ही बैठी हूँ इस सर्दी में। सारा बच्चे इधर ही मेरे साथ है, सारा ख्वातीन भी मेरे साथ है, सब इधर ही। सर्दी ज्यादा है मगर मजबूरी है, मजबूरी के तहत इधर बैठी हूँ, सिर्फ मजबूरी की खातिर। हमारा मैयदे भी, मेरे बेटे भी साथ है। अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। शवानी साहब, अब की बार मेरे ख्याल है बातों से शायद बात नहीं बनेगी। हर दफ़ा तसल्ली, वादे, दिलासे दिए जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। हज़ारा कम्युनिटी के साथ भी वाक़या हो जाता है। ओवरऑल भी बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी के अलावा भी अमन व अमान का मसला रहता है। तो सर, अब इनको क्या तसल्ली दी जाएगी? सबसे पहले तो ये है कि अली हैदर भाई, इससे ज़्यादा कर्बनाक, अलमनाक, दर्दनाक, शर्मनाक वाक़या क्या हो सकता है कि वो 11 मजदूर जो पहले हालात के सताए हुए हैं। माइंस वर्कर जो है सबसे मुशक्कत तलब काम है। कई एक मीटर अंदर ज़मीन में जाके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। ये तो वो लोग हैं कि जिनको ज़कात दिया जाए, जिनकी खिदमत की जाए, उनकी दुआएं ली जाएं। और किस किस्म के ये टेररिस्ट हैं कि हाँ कि इन मासूम बेगुनाह लोगों को इस तरह बेदर्दी से कत्ल करते हैं। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट फौरी तौर पे एक्शन में आई, चूंकि रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए टेररिस्ट वहाँ पे गए, और वो पहाड़ी इलाका है, ज़ाहिर माइंस पहाड़ी इलाकों में ही होते हैं। फौरी तौर पे वो एरिया कॉर्डन ऑफ भी हुआ, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई है, FIR भी दर्ज हुआ है, और मैक्सिमम बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करके इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। और ये हम कर रहे हैं। पहले कि दाइश पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाई कर सकती है, दाइश बलूचिस्तान में पनप रही है, पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। देखिए, हमारे इंफॉर्मेशन में ये नहीं था। अली हैदर भाई पास्ट में इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में इस तरह के वाक़यात में मुलविस रहे हैं। 9/11 के बाद जो यहाँ पे तोरा बोरा, और तोरा बोरा के बाद फिर फाटा का एरिया, KPK का एरिया, बलूचिस्तान के एरियाज, और फिर ये टेररिज्म पूरे मुल्क में फैलता गया। मुझे ये बताएं कि कौन सा मकतबा फ़िक्र, कौन सा शहर, कौन सा करिया, कौन सा तबका दहशतगर्दों के जुल्म से महफूज रहा? वो पूरे 2 अशरों में जो सूरत हाल रही है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। और फिर हमारे हज़ारा जो बहन भाई हैं, ये हमारे लोग हैं, उन बलोच, पश्तून, हज़ारा, आबादकार, मिनॉरिटीज जो रहते हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, हम बलूचिस्तान में एक फैमिली की तरह हैं। और आपने क्या इन लोगों से अभी आपने फरमाया ये हमारे लोग हैं सर, क्या आपने राब्ता किया सर? ये एहतजाज पे बैठे हुए हैं सर सुबह से, तो आपने राब्ता किया सर, या आपका कोई बंदा बैठा हुआ है इनके साथ? जी, बार बार हमारे लोगों ने राब्ते किए हैं। हमारे मिनिस्टर्स आज वहाँ पर गए, ऑफिशियल्स गए, कमिश्नर गए, ऑफिसर्स गए, और उसके अलावा मुख्तलिफ ज़राए से अमन के साथ राब्ते में रहे। और हज़ारा बिरादरी इस बात को समझते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि 2.5 साल कबल, इस गवर्नमेंट के आने से कबल क्या सूरत हाल थी। इस तरह के अनफॉर्चुनेट वाक़यात ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होते थे। अब तो इस गवर्नमेंट में इतने हालात बेहतर हुए कि अनफॉर्चुनेटली ये दूसरा या तीसरा वाक़या नहीं होना चाहिए था, एक वाक़या भी नहीं होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हुआ। 2018 में बलूचिस्तान में 284 इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक वाक़यात पेश आए, 313 हलाकतें हुई। 2020 में सिर्फ इस तरह के वाक़यात में मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं, हलाकतें सिर्फ 83 हुई, 75% उसमें बेहतरी आई। दूसरी बात सुनिए अली, अच्छा हकीमा साहिबा से पूछ लेते हैं, वो वहां पे मौजूद है लियाकत साहब, उनसे जरा पूछ लेते हैं वो किस हद तक मुतमईन है। जी माँ जी, आप मुतमईन हैं? अभी लियाकत शावानी साहब तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, वो कह रहे थे कि वो उनके लोग और वो खुद भी आपसे राब्ते में भी हैं
और आपने इस चीज़ को मतलब आपने माना है, आपको तसल्ली दिलवाई है इन्होंने, आप मुतमईन हैं इनसे? मैं क्या बताऊं? आप हुकूमत से मुतमईन हैं जिस तरह से वो आपको, जिस तरह का हुकूमत का रिस्पांस आया है इस वाक़े के बाद? माँ जी अभी तक तो कुछ नहीं बना है। अच्छा, राब्ता भी नहीं किया इन्होंने अभी तक आपसे? नहीं। अच्छा, राब्ता भी नहीं किया। हम सुबह से इधर बैठे हैं। तो माँ जी कब तक बैठे रहेंगे आप इस तरह सर्दी में? कब तक बैठे रहेंगे इस तरह से आप? हाँ, मजबूरी है ना। अब मस्ती से दो तो इधर नहीं बैठे है ना, मजबूरी के तहत इधर बैठी हूँ। सर्दी भी ज्यादा है, बीमार भी हूँ, सारा मैयतें इधर मेरे सामने है। अब मैं क्या करूँ? अब हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। कोई शर्त है आपकी? क्या उस शर्त के पूरा होने तक आप यहाँ पे धरना दिए बैठे रहेंगी? हाँ बिल्कुल 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 बैठेंगी। जब तक शर्त पूरे नहीं होगा हम इधर ही बैठेंगे बस। मेरे बच्चे भी मेरे साथ है सब। अच्छा, बाकी औरतें भी अपने बच्चों समेत आई हुई यहाँ पे, अपने पूरे कुंबे के साथ आई हुई है माँ जी यहाँ पे? जी 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 जी, मैं सबके साथ इधर यहाँ, इससे सब मेरे पीछे बैठे हुए। अच्छा, लियाकत साहब कुछ करें सर, बेचारे सर्दी में हैं, कम से कम उनको कुछ सामान ही पहुंचा दे हुकूमत सर्दी से बचने के लिए, कुछ गर्म कपड़े, कुछ ऐसी चीज़ें। अब पता नहीं इनकी डिमांड्स के हवाले से क्या मुज़ाकरात चलते हैं आपके और उनके दरमियान, लेकिन जो फौरी सहूलत होती है, कुछ गर्म कपड़े, कुछ गर्म सामान, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ खाने पीने की चीज़ें इनको तक पहुँचा दे अगर, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अली हैदर भाई, सर आंखों पे राब्ता करने की हमने कोशिश की। अब वो हर्ट है, एग्रीव्ड है, मैयतें पड़ी हुई हैं, एक जज्बाती वहाँ पे माहौल है, उसमें उनका जो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं उसके तहत उन्होंने इनकार किया, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो वहाँ पे उनके साथ राब्ते में हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तस्वीर आ रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये मेरी माँ है और वो जो दर्द है, वो कर्ब है, उसको हम समझ सकते हैं। अच्छा, आपकी मदद लेने से इनकार कर दिया उन्होंने? दिल में हम आपने भेजी थी मदद? जो उस कर्ब को नहीं समझता जी, आपकी मदद लेने से इनकार कर दिया था धरने के शुरका ने। मैं आप ही से बात करूं शाहवानी साहब, नहीं किया, आपने मदद भेजी मगर उन्होंने इनकार कर दिया। एग्रीव्ड है। देखिए सुने अली हैदर भाई, तारीख में पहली दफा बलूचिस्तान असेंबली में 2 हज़ारा MPs आए और दोनों कोलिशन पार्टनर है गवर्नमेंट के। खालिक हज़ारा साहब मिनिस्टर हैं, वो खुद राब्ते में है। हज़ारा जो है इस वक्त 2 नशिस्तें उनके, और दोनों हज़ारा MPs और दोनों कोलिशन पार्टनर है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, और दोनों इंगेज हैं। अभी शेख रशीद साहब ने जो वहाँ पर मीटिंग की सदारत की है, उसमें डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी साहब थे, खालिक हज़ारा साहब थे, वो मिनिस्टर सारे बैठे हुए हैं और वो राब्ते में है, मिनिस्टर राब्ते में। आज हमारी पूरी डेलीगेशन वहाँ पर गई हुई थी। ये अकीमा साहबा मेरी वालदा मोहतरमा की जगह है, इनको शायद इल्म नहीं होगा, हम राब्ते में हैं। और आप इनसे पूछ लें, अगर आपका रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद है, कि एक आम तासुर लोगों से पूछ लें कि गुज़िश्ता अदवार में, गुज़िश्ता हुकूमतों और इस हुकूमत में कोई फर्क नजर आती है या नहीं? क्या पहले कि जैसे संजीदगी है नहीं है? पहले तो ऐसे वज़राए आला गुजरे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ये मौका नहीं है पॉइंट स्कोरिंग का, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता। जरा पूछें कि उनका रिस्पांस क्या होता था, संजीदगी का लेवल क्या होता था, और कलमात कौन से वो मुखातिब होते थे लोगों के साथ। अब तो सीरियसनेस आप देखें, और जो यानी पहले के हालात थे 9/11 से कबल जो नॉर्मल हालात थे, अब 2.5 सालों में 80 से 85% उसी तरह हालात बेहतर हो गए थे। हज़ारा हमारे भाई जो है हज़ारा टाउन अलमदार रोड पे वो मुकैयद होकर रह गए थे, वो निकल नहीं सकते थे, मार्केट में नहीं जा सकते थे, शॉपिंग्स के लिए नहीं जा सकते थे। अभी तो खसूसन 2020 के आते आते पूरे 2020 में पूरी ट्रैवलिंग उन्होंने नॉर्मल शुरू हो गई। कराची बाय रोड जा रहे हैं, इस्लामाबाद बाय रोड जा रहे हैं, तफ्तान ईरान बाय रोड जा रहे हैं, पिकनिक के लिए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में पिकनिक पे जाते थे। सोशल मीडिया उठा के देख लें, उनकी एक्टिविटीज देख लें, वो साइकोलॉजिकल एक शौक था
जो गुज़िश्ता 1.5 अशरों से पैदर पे वाक़यात की वजह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया था वो 80-85% खत्म हो गया था। क्या वाकई बेहतर हो इतनी आइडियल सिचुएशन है इस वक्त शाबानी साहब? मैं जरा हकीमा साहबा को बड़ी देर से वेट कर रही हैं। अच्छा माँ जी, क्या जिस तरह अभी हमारे तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत बता रहे थे कि अभी इस वाक़े के अलावा जो वाक़या पेश आया, इसके अलावा हज़ारा कम्युनिटी के लिए बड़ी ही बेहतर सूरत हाल है, आप किसी एक जगह मुक़य्यद नहीं है, आप लोग मार्केटों में जा सकते हैं, आप लोग घूम फिर सकते हैं बगैर किसी खौफ व खतर के, क्या ऐसा ही है? जी पहले अभी तो कुछ बेहतर था, फिर ये हो या नहीं, ये पहले बेहतर था। अच्छा, यानी अब बेहतर, इस वाक़े से पहले हालात जरा बेहतर थे। जी 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 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका। हकीमा साहब एक दफ़ा फिर उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आपके साथ ताउन करेगी, आइंदा शायद अल्लाह करे ऐसे वाक़या दोबारा ना हो। आगे बढ़े नाज़रीन, सरेआम कत्ल करो कुछ नहीं होगा, इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म करो कुछ नहीं होगा, कानून के नाम पर लाकानूनियत फैलाओ कुछ नहीं होगा, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मारने वाले को मालूम है कि कुछ नहीं होगा, और उसको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में जालिमों के खिलाफ कुछ हो भी नहीं सकता। पुलिस मुकाबलों का अफरियत बेगुनाह जिंदगियों को निकल रहा है। अगर साहिवाल में खून बहाने वालों को सजा मिल जाती, अगर ATM चोर के कातलों को निशाने इबरत बना दिया जाता, अगर नकीबुल्लाह को पुलिस मुकाबले में पार करने वाले को इंसाफ की मिसाल बना दिया जाता, अगर सानह मॉडल टाउन के शहदा को इंसाफ मिल जाता, तो आज सानह इस्लामाबाद ना होता। 21 साल के नौजवान उसामा को पुलिस के हाथों कत्ल होने से बचाया जा सकता था। महकमा पुलिस के हाथ एक और बेगुनाह के खून से रंगे जा चुके हैं। नाज़रीन, 1 जनवरी को इस्लामाबाद पुलिस के 5 एहलकारों की 22 गोलियां लगने से FSC का तालिबे इल्म उसामा मारा गया था। इस अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के हुक्म पर बनाई गई GIT का आज इजलास हुआ, जिसमें GIT ने तमाम मुल्ज़िम पुलिस एहलकारों के बयानात कलम बंद कर लिए हैं। इजलास में GIT ने केस फाइल और FIR का तफसीली जायजा लिया गया। GIT को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया है कि उसामा की गाड़ी का फोरेंसिक भी करवा लिया गया है। उसामा के जिस्म के नमूनों और फायरिंग में इस्तेमाल असलहे की रिपोर्ट तलब की गई है। GIT का अगला इजलास अब जुमे को होगा। उसामा के कत्ल की तहकीकात जारी हैं, लेकिन उसामा के वालिद को इन तहकीकात पर एतबार नहीं है। उनका मुतालबा है कि वो हाई कोर्ट के जज के अलावा किसी दूसरी सतह की तहकीकात को करेंगे। हालांकि हुकूमत दावे कर रही है कि वादे कर रही है, ऐलानात कर रही है कि उसामा के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, कातलों की किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। जो दफात हमारे पास थी वो हमने 302 भी लगाया, टेररिस्ट एक्ट भी लगाया और उनको अरेस्ट भी किया, 5 के 5 को, और छोड़ेंगे नहीं इनको, हम तो यही कर सकते हैं। आज तक किसी के खिलाफ इस तरह का 780 नहीं लगा, वो बच नहीं सकते। सो मेरे पास जो उन्हें मौत की तरफ धकेलने के जितने दफात थे वो सारे लगा दें। लेकिन अवाम का एतबार इन वादों से उठता नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही ऐलानात, ऐसे ही वादे और ऐसे ही दावे सानह साहिवाल के मौका पर भी सामने आए थे। तब भी हुकूमती वुज़रा ने बड़ी जज्बाती तकरीरें की थी। सानह साहिवाल में कत्ल किए गए अफराद को इंसाफ दिलाने का कहा, चाहे मुझे इस ओहदे से इस्तीफा देना क्यों ना पड़े। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, we will make them an example which the rest of Pakistan will remember for ages इंशाल्लाह। मैं कौम को यकीन दिलाता हूं कि अगर कोई भूलेगा भी, हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जो भी इसमें मुलविस है, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। 72 घंटों के अंदर विदिन 72 आवर्स उसकी हमने रिपोर्ट तलब कर ली है। मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना, मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करना और करके फिर दिखाऊंगा। ऐसी जज्बाती तकरीरें कि तकरीर करते वक्त इनकी सांसें फूल रही थी, और फिर वाकई नाज़रीन इंसाफ मिल गया। सानह साहिवाल के तमाम मुल्जिम बरी कर दिए गए। मकतूल जलील के भाई खलील ने दुखी दिल के साथ फैसला कबूल करने का ऐलान। जो भी फैसला अदालत ने दिया हम आपको दिल से तस्लीम करते हैं, तो इसमें ना कोई सियासत की जाए, ना इसको और कोई रंग दिया जाए, प्लीज मेहरबानी। अदालत को 3 किस्म के शवाहिद पर अपना फैसला करना था। नंबर 1, ऐनी शाहिदीन के बयानात, लेकिन तमाम ऐनी शाहिदीन ने मुल्जिमों को पहचानने से इनकार कर दिया। नंबर 2, जाए वक़ुआ से मिलने वाली गोलियां और एहलकारों को फराहम किए गए हथियार। हुआ ये कि फोरेंसिक तज्जिए से ये तो साबित होता है कि जाए वक़ुआ से मिलने वाली गोलियां इन्हीं हथियारों से फायर की गई हैं, लेकिन हथियार फराहम करने वाले एहलकार का कहना है कि इसे याद नहीं कि इसने कौन सा हथियार किस एहलकार को दिया था।
यानी ये साबित नहीं किया जा सकता कि हथियार चलाने वाले मुल्जिम वही अहलकार थे जिन पर केस चलाया जा रहा है। शवाहिद की तीसरी किस्म जिस पर अदालत ने फैसला करना था वो थी वाक़े से मुतालिक सोशल मीडिया पर आने वाली फुटेज। अगर फुटेज बनाने वाला खुद अदालत के सामने पेश हो, फुटेज के दुरुस्त होने की तस्दीक करे, उसका फॉरेंसिक मुआयना कराया जाए, सिर्फ तब ही वो अदालत के सामने बतौर सबूत पेश की जा सकती है। लेकिन इस वाक़े की फुटेज बनाने वाले कोई शख्स गवाही के लिए पेश न किया गया। इसके बावजूद फुटेज का फोटोग्राफिक या यूँ कह लें कि फोटोग्राफोमीट्रियल टेस्ट भी करवाया गया और फैसले के मुताबिक कोई भी मुल्जिम ये जुर्म करता दिखाई नहीं देता। लिहाजा जो मुल्जिम हैं वो मुजरिम नहीं हैं। 4 अफराद कत्ल तो किए गए, कातिल कोई नहीं है। वो केस जिसे रियासत मदीना का टेस्ट केस बनाया जाता था वो नाकाम हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने एक दफा कहा कि बड़ी कौमें तबाह हुई। जब मदीना की रियासत बनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर एक कानून अमीर के लिए, ताकतवर के लिए और दूसरा कमजोर और गरीब के लिए। आज ये है सबसे ज्यादा चीज जो हमने तब्दील करनी है पाकिस्तान में। जरूरी नहीं कि सानह साहिवाल की तरह हर बार कत्ल के मुल्जिम बरी ही किए जाएं। कभी कभार मकतूल के लवाहिकीन को उन्हें माफ भी करना पड़ जाता है। सलाहुद्दीन नामी एक शख्स ने बैंक की ATM में इसी निज़ाम इंसाफ को मुंह चढ़ाया था, फिर इसे पुलिस हिरासत के दौरान कत्ल कर दिया गया था और इसके वालिद ने मुल्जिमों को माफ कर दिया। पक्की गल है उसी लोगों को मारना कि तो सीखे इंशाअल्लाह जी, मैं अल्लाह की रज़ा वास्ते उन्हें माफ कर दूंगा। एक वालिद नकीबुल्लाह महसूद का भी था जो अपने बेटे के कातलों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार करते करते खुद मौत की आगोश में चला गया। वो नकीबुल्लाह महसूद जिसे कराची में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले नकीबुल्लाह महसूद के खानदान को इंसाफ दिलाने के वादे किए थे। आर्मी चीफ ने भी इंसाफ में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया था, लेकिन इसके कत्ल के मुल्जिम साबिक SSP राव अनवार अभी तक आज़ाद है। पुलिस मुकाबलों में 400 से ज़ायद अफराद को कत्ल करने के इल्ज़ाम के बावजूद आज लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में भी पुलिस एहलकारों ने दिन दिहाड़े फायरिंग करके पाकिस्तान अवामी तहरीक के 14 अफराद को कत्ल किया। पाकिस्तान अवामी तहरीक जिन्हें मुल्जिम समझती है वो तमाम एहलकार आज भी आला ओहदों पर हैं। जब जुर्म हुआ मॉडल टाउन का, अभी तक कि किसी को उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान ने पुलिस से बर्बरियत की दास्ताने रकम की बार बार की, लेकिन यहाँ सजा नहीं मिलती। मुद्दई पर दबाव डालकर माफी ले ली जाती है, सजा मिल जाती है तो बाद में अरबाब इख्तियार माफ कर देते हैं। मुकदमा चलता है तो अदालतों में साबित नहीं हो पाता। मजलूम धक्के खाता खाता खुद मौत की मुंह में चला जाता है। नकीब केस में पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा नकीब के वालिद के साथ खड़ा था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सानह मॉडल टाउन में एक पूरी जमात इंसाफ मांग रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सानह साहिवाल ने मौजूदा हुकूमत ने बड़े बड़े ऐलानात किए थे, लेकिन वही हुआ जो पहले होता है। अब उसामा का बाप रियासत मदीना से अपने बेटे का इंसाफ मांग रहा है कि अब की बार भी रियासत मदीना मजलूम को इंसाफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये हम कुछ अरसे में पता कर ही पाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसे दावे ज़्यादा देर नहीं चलते, इनकी उम्र, इनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है। वक्फे के बाद बात करेंगे क्या स्कूल्स खुलने जा रहे हैं, क्या कंडीशन थी पहले जब बंद किए गए और अब क्या वाकई हालात बेहतर हो रहे हैं कि स्कूलों को खोला जा रहा है, पूछेंगे वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब से वक्फे के बाद। नाज़रीन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी समेत तमाम तालीमी इदारों की रौनकें बहाल होने जा रही हैं। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। इसीलिए वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ मशावरत के बाद आज ये ऐलान किया है कि मुल्क के तमाम तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। पहले मरहले में 18 जनवरी से 9वीं 10वीं इंटरमीडिएट तक तालीमी इदारों को खोला जाएगा। इनका 7 दिन तक हालात का जायजा लिया जाएगा। अगर सूरत हाल तसल्ली बख्श रही तो प्राइमरी से 8वीं तक की क्लासेस 25 जनवरी से शुरू होंगी और अगर ये मरहला भी कामयाब रहा तो फिर आखिरी मरहले में 1 फरवरी से तमाम जामियात और दीगर आला तालीमी इदारे भी खुल जाएंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस 11 जनवरी से ऑनलाइन लर्निंग शुरू कर सकती हैं।
और बोर्ड इम्तिहानात मार्च के बजाय अब मई और जून में होंगे, जबकि नया तालीमी साल अगस्त से शुरू किया जाएगा। 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8 और उसके बाद 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम ने तालीमी इदारों की बहाली के ऐलान के साथ साथ ये भी वाज़े किया कि 14 या 15 जनवरी तक वबा की सूरत हाल का दोबारा जायजा लेंगे और अगर सूरत हाल कंट्रोल में नजर आई तो फिर ही फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। हुकूमत का मानना है कि कोरोना के फैलाव में तालीमी इदारों का बराह रास्त ताल्लुक है। मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना के केसेस में जो कमी नजर आ रही है इसकी वजह तालीमी इदारों की बंदिश। ये हमारी मौजूदा लहर है, दूसरी लहर जिसको हम नाम देते आए हैं कोरोना वायरस की, उसमें अगर कुछ ठहराव आया है तो उसका सबसे बराह रास्त ताल्लुक हमारे तालीमी इदारों को बंद करने से था और जो दीगर हमने SOPs इम्प्लीमेंट किए, बड़ी गैदरिंग्स पे, शादी हॉलों पे। दूसरी जानिब स्कूल्स एसोसिएशन वाले हुकूमत के ऐलान से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि हुकूमत ने तालीमी इदारे खोलने के हवाले से ताखीर की, जिससे लाखों बच्चों की तालीम का हर्ज हुआ। असातिज़ा को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माह के अंदर जो तालीमी इदारों को बंद रखा गया, 1.5 करोड़ बच्चा हमारा जो है अमलन ही जो है वो वापस नहीं आया। 7 लाख हमारा टीचर जो है छोड़ चुका है। हमारे असातिज़ा ने, हमारे MPhil टीचर, हमें PhD टीचर ने रेहड़ियां लगाई हैं, सब्जियों की रेहड़ियां, फलों की रेहड़ियां और खुदकुशियां की हैं। पूरे पाकिस्तान में तालीम को लॉकडाउन किया गया, सब कुछ खुला है। मेरा बच्चा मार्केट में, ग्राउंड में, पार्क में, शादी हॉल में आजाद है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब। सर शुक्रिया आपके वक्त का। शफकत साहब, अब आप खोलने जा रहे हैं तो ये जो इसका प्लान आपने शेड्यूल जो बनाया है, जरा उसकी वजाहत करेंगे वो क्या है, किस तरह से स्कूल्स खोलेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारा कंसर्न था उन क्लासेस के बारे में जिनका इम्तिहान, बोर्ड के इम्तिहान होने वाले हैं। तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि 9, 10, 11, 12 जिनके बोर्ड के इम्तिहान होते हैं उनका क्लासेस जो है वो 18 तारीख से शुरू हो जाएंगी और साथ ही O लेवल और A लेवल जिनके इम्तिहान मई में आ रहे हैं उनकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 25 तारीख को जो बकाया क्लासेस है, यानी कि नर्सरी से लेके क्लास 8 तक, वो जो है उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सो स्कूल्स 25 तारीख तक स्कूल्स जो है वो सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो 1 फरवरी को खुलेंगे। दरमियान में हम कोई 15 या 16 तारीख को एक दोबारा रिव्यू भी कर लेंगे कि ये देखने के लिए कि हालात कैसे हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है जो मैंने आपको बताया। अच्छा सर, तो ये पूरे पाकिस्तान में यकसा तौर पे इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि सूबे अपना अपना शेड्यूल भी बनाते होते हैं, तो क्या ये इम्प्लीमेंट होगा पूरे पाकिस्तान में? देखिए, ये जो मीटिंग हमने की इसमें सारे सूबाई वजीर, सारे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़रा और सारे फोर्सेस के जो एजुकेशनिस्ट हैं वो सारे, तो ये एक मुतफ़िका फैसला है। ये सिर्फ वफाकी हुकूमत का फैसला नहीं है, ये फैसला वो है जो ने मिलजुल के किया है। अच्छा, तो शफकत महमूद साहब, ये जो फैसला किया गया, मतलब पहले जब आपने बंद करने का फैसला किया गया था तो डेफिनेटली यू हैड रीजंस। वो रीजंस ये थी कि केसेस बढ़ रहे थे, अमवात जो है वो भी काफी हो रही थी। तो अब क्या कुछ डिफरेंस आया है जिसकी बुनियाद पर आपने ये फैसला किया खोलने का? क्योंकि हमारे अब जो मेरे पास डिटेल्स हैं सर, उसके मुताबिक तो अभी भी अमवात बल्कि बढ़ी हैं। जिस रोज आपने बंद करने का फैसला किया 23 नवंबर को सर, उस दिन 34 अमवात हुई थी और आज की तारीख में 39 अमवात हैं सर। तो हालात तो बेहतर नहीं हो रहे हैं, मगर फिर आपने किन बुनियादों पे फैसला किया? ये देखिए, जो पहला फैसला किया था वो इसलिए किया था कि जब आपको एक ग्राफ जो है ऊपर जाता नजर आ रहा होता है तो फिर आप फैसला करते हैं कि ये ग्राफ को ऊपर जाते हुए रोकने के लिए क्या इकदाम करने। अब जो है ग्राफ नीचे आ रहा है और अगर मैंने तो पहले कहा है, कई दफा कहा है कि बच्चों की सेहत जो है वो हमारी अवलीन तरजीह है, और जब ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ और ट्रेंड जो नीचे नजर आ रहा है तो ये हमने फैसला किया कि 18 को हम ये खोलेंगे और 25 को प्राइमरी के बच्चों के। लेकिन
उसके फिर भी हम 14, 15 को, 16 को किसी एक डेट को दोबारा रिव्यू करेंगे। हम बच्चों की सेहत के लिए कोई चीज जो है, कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ शौकत महमूद साहब, ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे SOPs फॉलो नहीं की जाती हैं, तो सर क्या कोई ऐसी टीम बनाई जाएगी जो जाके चेक करे? क्योंकि होता यह है कि स्कूल तो खुल जाते हैं लेकिन उसके बावजूद SOPs, मास्क का पहनना, एक डिस्टेंस रखना, वो फॉलो नहीं किया जा रहा होता सर। जब हमने पहले स्कूल खोले थे तो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में भी हमने कई स्कूल बंद किए जो SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे, और सूबों ने अपने अपने जो उन्होंने किया चेकिंग की, उन्होंने भी बहुत सारे स्कूल्स बंद किए। तो इसलिए हम पूरी भरपूर तरीके से चेकिंग का सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक, और सर अगर एक दफा जब दोबारा आप जायजा लेंगे आगे चल के कुछ दिनों के बाद, तो सर क्या एहतमाल है दोबारा बंदिश को में इजाफा होगा या इसका कोई मुतबादिल हल सोचा हुआ है आपने? देखिए जी, जो तो सूरत हाल ग्राउंड पे होगी वही नजर आएगा ना, तो जायजा तो यही लेंगे कि ग्राउंड की सूरत हाल क्या है। तो उसके लिए प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन जो ट्रेंड है वो नीचे जा रहा है, तो इंशाल्लाह और नीचे जाएगा ट्रेंड। ठीक, अच्छा सर, एक और अहम चीज शौकत महमूद साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, सर ये छोटे स्कूलों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया था। अब इस क्राइसिस में छोटे स्कूल ऐसे थे, छोटे तालीमी इदारे जो सर्वाइव नहीं कर पाए, कुछ बंद हो गए, कुछ बंद होने की बिल्कुल नहज पे खड़े हुए हैं, तो सर उसको किस तरह और कितना इम्प्लीमेंट किया गया, वो जो एक कर्ज देना था? देखिए जी, हमने पूरा प्लान बना के, और वो कर्ज ऐसा था जिसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, तो वो सारा हमने प्रोग्राम बना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज दिया है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वहां से निकल जाएगा। और उसके बाद हम ये छोटे स्कूल हैं, लो फी पेइंग प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको रिलीफ दे सकेंगे। ठीक है शौकत महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। नैब बैक वक्त तारीफ और तनकीद की जद में, एक जानिब उसकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है, दूसरी जानिब उसी नैब पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी इंजीनियरिंग के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब और महकमा एंटी करप्शन के हक में तारीफी ट्वीट्स की हैं। वज़ीर आज़म ने बताया है कि 2008 से 2018 तक यानी 10 साल में नैब ने 104 अरब रुपए करप्ट अफराद से रिकवर किए, और सिर्फ 2 साल 2019 और 20 में 389 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। इसी तरह पंजाब के महकमा एंटी करप्शन ने 10 साल में 3 अरब रुपए रिकवर किए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 27 माह में 206 अरब रुपए किए। अब ये 2 सालों की रिकवरी 389 बिलियन की है, और उससे पहले अगर 10 सालों को आप ले लीजिए, तो 10 सालों में नैब की परफॉर्मेंस और रिकवरी क्या थी, वो टोटल अगर लगाया जाए, जिसमें हमारे भी 4 महीने, अगर वो क्योंकि साल के हिसाब से उसको काटना पड़ता है, तो 104 बिलियन की बनती है। जहां हुकूमत नैब की कार्रवाई से मुतमईन है, वहीं डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला ने नैब पर शदीद एतराज किया। इस पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया है। आज सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, नैब ने सेनेटर्स को परेशान करके रखा है, केस चलाने से पहले मीडिया में इज्जत उछाली जा, आप लोगों को केस करने से पहले जलील करते हैं मीडिया में। नैब का नोटिस आता है, सबसे पहले मीडिया को दिया जाता है कि जी इसको चलाएं, जरा इसकी इज्जत उछालें, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन साहब ये नहीं चल सकता काम, ये अगर मैं नहीं रोक सका तो इस हाउस को रोकना पड़ेगा, आप लोगों को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये सब एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को खत्म कर देगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के एतराजात अपनी जगह, लेकिन नैब की कारकर्दगी तो बता रही है कि गुज़िश्ता अदवार के मुकाबले में इसने कई गुना ज्यादा रुपए करप्ट अनासर से रिकवर किए। कहां 10 साल में 104 अरब की रिकवरी, कहां 2 साल में 389 अरब की रिकवरी। इस रिकवरी के बाद नैब पर एतराज क्यों किया जा रहा है, पूछेंगे डिप्टी चेयरमैन जनाब सलीम मामनीवाला साहब से। सर शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुझे ये बताइए, आपने एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि प्राइवेट ट्रांजैक्शन में नैब का अमल दखल नहीं होना चाहिए, तो ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन से मुराद क्या थी आपकी? एग्जाम्पल देता हूं, अली हैदर, आपके पास एक प्लॉट है जो आपने मुझे बेचा और मैंने खरीदा एज अ प्राइवेट पर्सन, इससे नैब का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की, आपने कोई इंपोर्ट की चीज, आपने कोई लोकल ट्रेडिंग की, इससे नैब का क्या ताल्लुक है, आप मुझे बताएं, और ये कब था? ठीक, लेकिन सर ऐसी प्राइवेट ट्रांजैक्शंस जिसमें पब्लिक एट लार्ज कई दफा इन्वॉल्व हो जाती है। लेट्स से एक शख्स अपनी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाता है, वो हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे किसी को धोखा देता है, गलत कागज, गलत प्लॉट बेच देता है, ऐसा हुआ भी है और लोगों ने किया भी है,
तो उसमें अब देखा जाए तो ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, मगर इसमें अगर नैब इन्वॉल्व हो रही है फॉर द गुड ऑफ द पीपल, तो इसमें गलत क्या है? मैं समझता हूं इसमें भी नैब का कोई काम नहीं है। अगर कोई डिफ्रॉड किया है किसी को तो उस, और सोसाइटियां सारी प्रोविंशियल होती हैं, प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन होती है, प्रोविंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मौजूद है, एंटी करप्शन के अदारे मौजूद हैं, हर पुलिस मौजूद है, FIA मौजूद है। नैब का क्या ताल्लुक है इससे? इसमें वेयर इज द करप्शन? देखें, डिफ्रॉड चीटिंग तो रोज होती है पाकिस्तान में, 10,000 चेक बाउंस होते हैं रोज, FIR कटती हैं। देखें, चीटिंग, डिफ्रॉडिंग, दिस इज नॉट नैब्स बिजनेस। आई डिसएग्री, नैब का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। अच्छा, लेकिन सर अगर नैब ऐसा करती है और उससे रिजल्ट भी निकल आता है तो इसमें गलत क्या है? अगर किसी के साथ ज्यादती नैब कर रही है तो वो अदालत जा सकता है, उसके पास जो है वो एक ऑप्शन है, और वो तो कोई भी इदारा अगर ज्यादती करता है तो अदालत का ऑप्शन होता है। बट अगर नैब अगर कर रही है और उसका रिजल्ट भी निकल रहा है, सो इसमें मुजायका या इसमें गलत बात क्या है? रिजल्ट मैं आपको बताता हूं क्या निकल रहा है। रिजल्ट ये निकल रहा है कि उन लोगों को उठा लिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, उनको कहते हैं जी हमारे साथ आप प्ली बार्गेन करें, ये प्लॉट हमें दे दें, हम हमारे लोग बिठा दें कमेटी के ऊपर, सोसाइटी हमें टेक ओवर करने दें और हम इसको चलाएंगे और आप लोग सब रवाना हो जाए। ये क्या नैब का काम है? मेरे पास अभी तक 10 सोसाइटियों की कंप्लेन आ चुकी है नैब के खिलाफ इन्हीं चीजों के ऊपर। ठीक सर, इसका मतलब है इदारे को अगर बंद कर दिया जाए या इस काम से हटा दिया जाए, क्योंकि देखिए लोग तो पुलिस कस्टडी में भी मर जाते हैं, नाइंसाफियां तो FIA से भी हो जाती हैं। मैं मानता तो इसका मतलब अभी इस्लामाबाद में आपने देखा पुलिस ने एक यंग लड़के को गोलियां मार के मार दिया, मगर वो पुलिस का काम था, उन्होंने गलती की, उन्होंने गलत काम किया, उसको हम कंडेम करेंगे, उसको हम लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएंगे। उन्होंने अपना काम होते हुए गलत काम किया। इनका तो काम ही नहीं है सिरे से, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप हर प्राइवेट ट्रांजैक्शन में घुस जाते हैं। आप चले जाएं कल एक कंप्लेन लेके कि जी मेरा ये पैसा खा गया आदमी, आप मेरा प्लीज मामला हल कर दें। ये तो देखें नैब इसलिए नहीं बनाई गई थी। इनका दायरा इख्तियार फिर चैलेंज कर दिया जाए ना अदालत ने। मतलब आप नैब को कह रहे हैं कि आप पीछे हट जाएं, वो पीछे नहीं हट रहा, वो कह रहा है मेरे पास मैंडेट है। मतलब है, देखें कोई भी इदारा अपने दायरे से बाहर जाता है तो हम उसको क्वेश्चन करते हैं। अली हैदर साहब, हम FIA अपने दायरे से बाहर जाती है, हम उसको पार्लियामेंट में बुलाते हैं। SECP अपने दायरे से बाहर जाती है, हम उनको बुलाते हैं। FBR गलत काम करती है, हम उनको बुलाते हैं। हर इदारा अब अगर अपने एरिया से बाहर जाएगा और अब जिस मकसद के लिए उसको बनाया है उस एरिया से बाहर निकल के काम करना शुरू कर देगा, तो उसको तो आपने पूछना है कि नहीं पूछना कि उसको खुली छुट्टी दे दे जो मर्जी। तो जब आपने सर नैब से पूछा तो आपको क्या जवाब मिला? नहीं, नैब से तो अभी हम पूछेंगे, अभी पूछा कहाँ है? अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी तो ये इश्यूज और केसेस जो हमारे पास सेनेट में जमा हो रहे हैं, ये कमिटीज में जाएंगे, ह्यूमन राइट्स के हों, नैब के ऑफिसर्स के एसेट्स के हों, उनकी पोजीशंस के हों, उनकी अपॉइंटमेंट्स के हों, उनकी मेल प्रैक्टिसेस के हों, उनके करप्शन के हों। ये तो अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, आज तक हुआ ही नहीं। अच्छा, तो डेप्यूटी चेयरमैन साहब, अदादोशुमार सर ये कह रहे हैं कि 2008 से 18 तक करप्ट अफराद जो हैं उनसे 104 अरब रुपए वसूल किए। अच्छा, ये अदादोशुमार मैं नहीं दे रहा सर, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेसिकली कोट किए हैं आज। अच्छा, 2019 और 2020 यानी आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत 10 सालों में अब तक 104 अरब रुपए नैब रिकवर करवा पाई, मगर सिर्फ PTI के 2 सालों में करप्ट अफराद से मजमूई तौर पर 399 अरब रुपए वसूल किए गए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस सर। आपके एतबार में तो नैब रिकवर नहीं करवा पाई, एंटी करप्शन भी इसी तरह से अरबों रुपए, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है एंटी करप्शन का और आपका। मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे सिर्फ ये तो बता दें ये पैसे किससे आए आपके पास, ये कोई बताने के लिए तैयार है? अच्छा, अगर आपने पब्लिक ऑफिसर से ये पैसे लिए, मैं सपोर्ट करता हूं आपको। आपने करप्शन के पैसे लिए, मैं सपोर्ट करता हूं। ये कहां से आए पैसे, इसका कोई जवाब देने के लिए तैयार है? कोई दे नहीं देता इसका जवाब। फिगर देना तो बहुत आसान है अली हैदर साहब, 104 बिलियन चले, हमारे वक्त आए, आपने 300 बिलियन आप ले आए, 250 बिलियन, ये किसके पैसे हैं, ये कहां से आए हैं? कोई जवाब है किसी के पास?
शहजाद अकबर साहब को बुलाएं, बोले हमें लिस्ट दें कि ये किससे पैसे आए हैं आपके पास। तो सर एंटी करप्शन ने जो रिकवरी की है वो भी आपको लगता है ऐसी हुई? एंटी करप्शन ने आपके 10 साल दौर में 3 अरब रुपए रिकवर किए सिर्फ, जबकि इन 2 सालों में 27 माह में 206 अरब रुपए वसूल किए सर। आप समझ नहीं रहे बात को। बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, आपको बनाया गया है पब्लिक ऑफिस की करप्शन चेक करने के लिए, आपको बनाया गया है लोग जो पब्लिक ऑफिसेज में बैठते हैं ऑफिसर्स, उनकी करप्शन चेक करने के लिए। उससे आपने कितना पैसा रिकवर किया मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे अगर ये कहा जाए कि जी 300 बिलियन हमने बिजनेसमैनों से रिकवर किया, उनके बिजनेसों से, आई एम सॉरी, दिस इज नो वे। ये काम अगर करना था तो एफबीआर करे, ये काम करना था तो एफआईए करे, ये काम करना था तो एसईसीपी करे, एंटी करप्शन करे। आपका क्या कब से ये ताल्लुक बन गया कि आप ये काम करना शुरू कर दें? अच्छा सर, वैसे ये आपका बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट है कि इसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो कितने शामिल हैं। सर ये नैब कराची ने 2018 में 8 अरब रुपए रिकवर किए सर। मेरा सवाल सुन लीजिएगा सर, मेरा सवाल सुन लीजिएगा सर। 2018 में 8 अरब रुपए, 19 में 3 अरब रुपए और 2020 में 80 अरब रुपए। अच्छा 2020 में 80 अरब रुपए क्यों वसूल किया सर? क्योंकि सिंध हुकूमत के 500 अफसरान ने प्ली बार्गेन की है सर, 500 जिसमें से 83 जो है वो थे सीएसएस अफसरान थे सर, पब्लिक सर्विस कमीशन के अफसरान थे सर। ये इतनी बड़ी फिगर है सर पब्लिक ऑफिस होल्डर की जिनको नैब ने जिनसे रिकवरी की है, और उसके बावजूद वो तैनात भी दोबारा हो गए अपने अपने ओहदों पर। तो कैसे हो गए? एक्सक्यूज मी, कैसे हो गए? सर ये तो सिंध गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कैसे हो गए। बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। आपने उनको प्ली बार्गेन के वक्त उनको डिस्क्वालीफाई किया, आपने उनको रिमूव किया सर्विस से, बस प्ली बार्गेन करके पैसे रिकवर करके उन्होंने कहा जाओ मजे करो। ये कोई बात हुई? आप खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस के ऊपर। हाँ सर, प्ली बार्गेन करना भी तो एतराफ़े जुर्म है ना सर। उन्होंने प्ली बार्गेन की हुई है, व्हाट इज नैब डूइंग? इसलिए प्ली बार्गेन की थी कि वो दोबारा जाएं और करप्शन करें। लेकिन सर देखिए, उनको अगर तैनात किया गया है, सिंध गवर्नमेंट उन पे ट्रस्ट कर रही है दोबारा से, तो कहीं ना कहीं सिंध गवर्नमेंट भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना कि एक ऐसे आदमी पे ट्रस्ट किया जा रहा है, उसको दोबारा वही ओहदा दिया जा रहा है जो उसका वो अहल नहीं था। सर एज पर आफ्टर यू हैव अ गवर्नमेंट ऑफिसर आफ्टर डूइंग प्ली बार्गेन इज नॉट एलिजिबल टू डू एनी गवर्नमेंट सर्विस। उसका नाम डेफिनेटली ही वुड बी सर, बट कैन ही बी ट्रस्टेड अगेन? जाता है कि इस आदमी ने प्ली बार्गेन की है गवर्नमेंट ऑफिसर ने। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका पॉइंट है सर। या मैं कहना चाहूंगा, या तो उन्होंने प्ली बार्गेन नहीं की, या तो उन्होंने कुछ और किया है, किसी और के नाम पे प्ली बार्गेन हुई है, कुछ और हुआ है, तो वो वापस जाके अपनी जॉब्स पे लग गए। नहीं तो हाई कोर्ट ने बात की, तो हाई कोर्ट ने उनको दोबारा हटवाया वहां से, तो इसका मतलब है कुछ रॉन्ग डूइंग हुई थी। मेरी एक बात सुने, अगर उन्होंने प्ली बार्गेन की है तो नैब चुप करके क्यों बैठा हुआ है? नैब क्यों नहीं जाता कोर्ट में कि जी सिंध गवर्नमेंट ने इनको लगा दी है, इनको हटाया जाए, इनको टर्मिनेट किया जाए? बिकॉज नैब का कोई इंटरेस्ट नहीं है, नैब डजंट केयर। NAB is only interested in giving these figures कि 100 बिलियन रिकवर कर लिए, 300 बिलियन रिकवर कर लिए। अरे भाई किससे रिकवर किए यार? वाला साहब वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म हुआ, चाहता है दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।